जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल JRF शाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपकी क्लास शुरू की थी टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो पिछली क्लास में आपने शिक्षण संबंधी अवधारणाओं के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास आपकी हुई थी शिक्षण संबंधी अवधारणाओं की। पिछली क्लास में आपने शिक्षण संबंधी अवधारणाओं को पढ़ा था। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और आप देखेंगे कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये टॉपिक क्या है। बहुत ही सरल भाषा में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो है आज का शिक्षण अधिगम के तत्व। शिक्षण अधिगम के तत्व, ये टॉपिक है आपका आज का। शिक्षण अधिगम को आपने देखा था क्या होता है। आज इसके तत्व के बारे में चर्चा करेंगे हम कि शिक्षण अधिगम के तत्व कौन कौन से हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके कितने तत्व हैं। तो इसके जो हैं आप नोट कर लेंगे, 4 तत्व होते हैं। शिक्षण अधिगम के 4 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं इसके 4, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। पहला है इसका उद्दीपक। उद्दीपक पहले आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इसको एक एक करके चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, तो उद्दीपक पहला है इसका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस। दूसरा है इसका अनुक्रिया। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ ऐसे ही आप नोट करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में और उसको समझने में कोई भी समस्या ना हो, अच्छे से आप इसको समझ सकें। अनुक्रिया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिस्पॉन्स। ठीक है, तीसरा है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, अगला है आपका पुनर्बलन। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो 4 आपने अधिगम के तत्व देखे कौन कौन से। उद्दीपक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टिमुलस। दूसरा है अनुक्रिया, जिसे बोलते हैं रिस्पॉन्स। तीसरा है अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन बोलते हैं। और चौथा है पुनर्बलन, जिसे रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एक जो है चक्रीय प्रक्रम होता है। क्या है? चक्रीय प्रक्रम है। इसी प्रकार से ये चलता है। उद्दीपक, उद्दीपक से अनुक्रिया, अनुक्रिया से अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के बाद पुनर्बलन और पुनः स्टिमुलस में ये चला जाता है। ठीक है, इनको क्या क्या होते हैं, ये उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, इसको हम समझ लेंगे अभी। आप इसमें एक बात नोट कर लीजिएगा कि जो शिक्षण अधिगम के तत्व हैं, इसमें ये जो तत्व हैं 2, उद्दीपक और अनुक्रिया, इसे नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इससे कि शिक्षण अधिगम तत्व में उद्दीपक और अनुक्रिया क्या है, ये अनिवार्य तत्व हैं। पूछ लेता है कभी कभी ये अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे कि इसके 2 अनिवार्य तत्व हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया। ये जो है शिक्षण अधिगम में अनिवार्य तत्व होते हैं। और ये 2 जो हैं आपके पुनर्बलन और अभिप्रेरणा, ये क्या हैं, ये आवश्यक तत्व हैं। आवश्यक तत्व। अनिवार्य तत्व का मतलब है कि अगर ये दोनों नहीं होंगे शिक्षण अधिगम में, तो जो है शिक्षण अधिगम की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है शिक्षण अधिगम की, वो आगे नहीं बढ़ेगी। इन दोनों के बिना शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ेगी। आप आगे देखेंगे भी कि किस प्रकार से इनके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरा जो है ये आवश्यक तत्व इसलिए हैं, ये आवश्यक है। अगर ये ना हो, अगर ये 2 तत्व है पुनर्बलन और अभिप्रेरणा अगर ना हो, तो शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो धीमी तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो
चले नहीं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है वो चले ना इनके अलावा। इसलिए ये आवश्यक है और ये अनिवार्य है। इनके अगर ना होने पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ठीक है, अब समझ लेते हैं हम एक एक करके इसको। उद्दीपक क्या है, अनुक्रिया क्या है और परिणाम क्या है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको रफ करके आपको एक एक करके समझाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक एक करके इसके तत्व के बारे में हम जान लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे इसको कि ये अनिवार्य क्यों है। उद्दीपक और अनुक्रिया, पहला जो आपका था वो आपका था उद्दीपक। उद्दीपक इसको बोलते हैं स्टिमुलस इंग्लिश में। उद्दीपक क्या होता है, जब कोई छोटा बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है तो ऐसे तत्व जो उसको स्कूल जाने के लिए मजबूर कर दें, उन तत्वों के उपस्थित होने से वह बच्चा स्कूल जाने के लिए प्रेरित हो जाए तो उनको हम उद्दीपक कहते हैं। देखो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कब चलेगी, अगर ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है, अधिगम की प्रक्रिया मतलब ऐसे समझ लीजिए कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो कब चलेगी। अगर यहाँ कोई स्कूल है, ये स्कूल है, ये आपका घर है, होम, तो कोई बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है तो शिक्षा तो आपको स्कूल में जाके मिलेगी, क्योंकि कक्षा शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो वो शिक्षा आपको कहाँ मिलेगी, स्कूल जाके मिलेगी। अगर आप स्कूल तक नहीं पहुँचेंगे तो आपको शिक्षा कैसे मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से निकलता है, मान लीजिए ए कोई स्टूडेंट है, तो वो अगर कोई शिक्षा प्रक्रिया तभी तो चलेगी जब वो स्कूल तक जाएगा। जब स्कूल तक पहुँचेगा ही नहीं तो शिक्षण प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो वही बता रहा है कि उद्दीपक वो है जो इस स्टूडेंट को, जो ए स्टूडेंट है, जो ये कोई विद्यार्थी है, इसको क्या करते हैं, ऐसे तत्व जो इसको यहाँ जाने, स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर दें, इसको प्रेरणा दें। ऐसा हम कुछ कर दिया जाए कि वो इसके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए और ये क्या करे, घर से निकलकर स्कूल चला जाए, तो वो क्या होते हैं, उद्दीपक होते हैं। तो आपने समझा कि उद्दीपक क्यों, इसीलिए क्या है, अनिवार्य होते हैं उद्दीपक। तो आप अनिवार्य क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रेरित करते हैं। अनिवार्य इसीलिए होते हैं कि अगर ये नहीं होंगे, उद्दीपक अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, वो बच्चा स्कूल तक जाएगा नहीं, और स्कूल तक नहीं जाएगा तो शिक्षण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ऐसे कौन से तत्व हैं, तो इसमें लिख लेते हैं। उद्दीपक में थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी क्या है। उद्दीपक क्या है, वह वस्तु, ये कोई वस्तु भी हो सकती है, वह वस्तु या व्यक्ति, या व्यक्ति। अब वस्तु कैसे हो सकती है, वस्तु मतलब अगर उसको छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी हम खाने की चीज़ दे दें, खाने का लालच दे दें कि आप स्कूल जाएंगे तो आपको ये चीज़ खाने को मिलेगी, या किसी अन्य वस्तु जो है, खेलने की वस्तु जो है, उसका हम उसको लालच दे दें कि अगर आप स्कूल जाएंगे तो आपको इसको ये खिलौना ला के देंगे। या कुछ बच्चों को बैग का बहुत शौक होता है शुरू में कि भाई बैग मिलेगा हमको, तो उसको बता दें कि आप स्कूल जाएंगे तो आपको नया बैग ला के देंगे। तो उन चीज़ों से वह वस्तु, इसलिए इसमें कहा गया कि वह वस्तु या व्यक्ति। व्यक्ति मतलब अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि आप भाई स्कूल जाते हैं, स्कूल जाएंगे तो आपको नानी घर घुमा के लेके आएंगे, तो व्यक्ति से भी प्रेरित होता है। तो वह वस्तु या व्यक्ति जिससे प्रेरित होकर, या कोई बच्चा देखता है कि दूसरा बच्चा जो है वो जा रहा है भाई कॉलेज, तो हम भी कॉलेज जाएं, तो उससे प्रेरित हो गया, तो बच्चे से प्रेरित हो गया। किसी टीचर से भी प्रेरित हो सकता है कि कोई टीचर है भाई कि वो अच्छा पैसा कमा रहा है, या अच्छा उसकी सैलरी, अच्छा उसका घर है, उससे प्रेरित हो गया तो कि मैं पढ़ूँ लिखूँगा तो मैं भी एक अच्छा टीचर बन जाऊँगा और मेरे भी अच्छा पैसा आने लगेगा। तो किसी भी प्रकार से वो बच्चा एक व्यक्ति से प्रेरित हो सकता है या किसी वस्तु से प्रेरित होकर, जिससे भी प्रेरित हो, तो वह व्यक्ति या वस्तु जिससे प्रेरित होकर, से प्रेरित होकर के जो बालक या छात्र क्या करें, विद्यालय चला जाए, विद्यालय चला जाए, तो वो क्या होता है, उद्दीपक का होता है। ठीक है, वह वस्तु या व्यक्ति जिससे प्रेरित होकर बच्चा विद्यालय चला जाता है तो वो उद्दीपक कहलाते हैं। ठीक है, तो उद्दीपक हो गया, आपने उद्दीपक को समझ लिया। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको लिखने के लिए आए, अगर कोई पूछ लेता है एग्जाम्पल में कि ये क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं। जैसे इसमें खाने की चीज़ें हैं, खाने की कोई चीज़ हो सकती है, खाने की चीज़ें, या इसमें खिलौना
खिलौना, ये तो आपकी वस्तुएं हो गई। और व्यक्ति में आप लिख सकते हैं माता पिता से प्रेरित हो सकता है, वो भी माता पिता पढ़े लिखे हैं तो उसे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो उनसे प्रेरित हो सकता है, या किसी शिक्षक से प्रेरित हो सकता है, शिक्षक से प्रेरित हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें ये चीज़ आती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा इसके बाद आता है उद्दीपक के बाद अभिप्रेरणा, उद्दीपक के बाद है अनुक्रिया, 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 इसको समझते हैं, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, 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 ठीक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है। अब मान लीजिए कि हमने ऐसा किया कि बच्चा जो है उद्दीपक को प्राप्त करके क्या हुआ, वो स्कूल पहुंच गया। अब ये बच्चा यहाँ से आपका क्या हुआ, स्कूल तक आ गया, स्कूल आ गया। लेकिन स्कूल आने के बाद ये कक्षा में क्या कर रहा है, अगर टीचर इसको पढ़ा रहा है तो ये पढ़ नहीं रहा है, ये क्या है, मूर्त अवस्था में बैठा हुआ है, मूर्त अवस्था में बैठा हुआ है। टीचर को समझा रहा है उसको, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। उसको सिर्फ वही लालसा है कि खाने की चीज़ें मिलेंगी, माता पिता से प्रेरित हो गया है, तो बस उसका ध्यान क्या है, उसकी ओर ही है, और उसको ये नहीं पता है कि उसको क्या समझाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो वो मूर्त अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरा तत्व यहाँ कार्य करता है और उसे हम बोलते हैं अनुक्रिया, रिस्पॉन्स। कि अगर व्यक्ति जो है, जो छात्र है, वो अगर कक्षा में बैठा हुआ है और शिक्षक उसको समझा रहा है तो वो क्या करे, रिस्पॉन्स उसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिस्पॉन्स करेगा तभी वो समझेगा, सीखेगा। जब समझेगा सीखेगा तो उसके बाद क्या होगा, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो चलेगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में लिख लेंगे तो समझिए रिस्पॉन्स क्या है। जब बालक विद्यालय पहुंचकर, रिस्पॉन्स में ये क्या करेगा, जब टीचर इसको समझा रहा है तो ये क्या करेगा, पढ़े लिखेगा, समझेगा, रटेगा चीज़ों को, कुछ ना कुछ ये समझेगा, तब ये होगा रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे कि जब बालक विद्यालय पहुंचकर, जब बालक विद्यालय पहुंचकर, विद्यालय पहुंचकर लिखना पढ़ना रटना शुरू कर देता है, लिखना पढ़ना रटना शुरू कर देता है, तो वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। जब ये दो काम करना शुरू कर देगा, विद्यालय पहुंच गया उद्दीपक के माध्यम से और फिर अनुक्रिया के माध्यम से उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, उसकी जो है शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है छात्र, सीखने की प्रक्रिया में शामिल, इसको एक शब्द में बोल सकते हैं रिस्पॉन्स में कि सीखने की प्रक्रिया में शामिल। छात्र क्या है, सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो गया। अब आपने जो लिखा था कि उद्दीपक और अनुक्रिया क्या है, ये अनिवार्य तत्व हैं। तो अनिवार्य क्यों है, वो इसीलिए अनिवार्य हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें ना हों, कि उद्दीपक ना हो, छात्र जो है वो घर से स्कूल तक ना जाए और वहाँ जाके कुछ सीखे नहीं, तो क्या होगा, इनके बिना पर, जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बिना क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया चलेगी ही नहीं। शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो चलेगी ही नहीं। जब नहीं चलेगी तो क्या है, ये अनिवार्य तत्व हो जाते हैं, ठीक है। अगले हम दोनों देखते हैं। इसके बाद जो आता है वो अभिप्रेरणा, वो क्या है, आवश्यक तत्व हैं। वो अगर नहीं होंगे तब भी काम चल जाएगा, हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो जब होंगे तो और अच्छे से शिक्षण प्रक्रिया चलेगी। तो उनको हम देख लेते हैं। अगला इसमें आता है अभिप्रेरणा, तीसरा हम देख लेते हैं क्या है इसमें। तीसरा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा इसे बोलते हैं मोटिवेशन। आपने इसको बहुत बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा। जब आप कोई भी कार्य करने चलते हैं तो आपको शुरू में क्या होता है, बहुत ही जिज्ञासा होती है किसी कार्य को करने की, और उसको आप बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं कि मैं इस काम को बहुत ही अच्छे से करता हूँ, इतने जिज्ञासु आप हो जाते हैं। कोई छात्र क्या होता है, जिज्ञासु प्रकृति का होता है। छात्र जो है जिज्ञासु प्रकृति का होता है, शुरू में उसमें बहुत जिज्ञासा होती है। जैसे छात्र ये स्कूल पहुँच के उसने पढ़ना शुरू किया, इसमें बहुत शुरू में जिज्ञासा थी कि मैं ये भी सीख जाऊँ, ये भी सीख जाऊँ, सब कुछ जितनी भी किताबें पुस्तकें हैं मैं सबको सीख जाऊं। लेकिन क्या हुआ, 3-4 दिन ये गया, उसके बाद क्या हुआ, बोर होने लगा।
उसको डेली वही काम करना है, यहाँ से उठना है, सुबह कॉलेज जाना है, कॉलेज जाके पढ़ना है, रटना है, वही चीज़ें सीखनी है। तो ये क्या हुआ, बोर होने लगा। जब बोर होने लगा तो क्या हुआ, शिक्षण की जो क्रिया थी, जब ये छात्र बोर होने लगा चीज़ों से, तो ये शिक्षण की प्रक्रिया थी, शिक्षण की क्रिया जो थी या प्रक्रिया जो थी वो क्या हुई, स्लो हो गई, वो फिर धीमी हो गई, क्योंकि वो छात्र का मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तब कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे क्या है, वो छात्र का मन जो है पढ़ाई में पुनः लग जाए। तो इसी को बोलते हैं, अगला स्टेप इसी में आता है जो है हमारा अभिप्रेरणा का, इसे मोटिवेशन कहते हैं। तो कुछ ऐसा कार्य किए जाते हैं जिससे क्या हो, वो पुनः उस कार्य में लग जाए, उसी धुन के साथ, जिस धुन के साथ वो शुरू से उस कार्य को कर रहा था। तो इसे बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, तो ये मोटिवेशन होता है, इसमें लिख लेंगे हम मोटिवेशन में। अब थोड़ा सा क्या होता है, ये ऐसा वातावरण, इसमें लिखेंगे ऐसा वातावरण जो बालक की आंतरिक शक्ति को जागृत कर देता है, आंतरिक शक्ति को जागृत कर देता है, एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाता है जो उसकी आंतरिक शक्ति जो थी शुरू में जो सो गई थी, उसकी शुरू के बाद कुछ दिन बाद जो उसकी आंतरिक शक्ति सो चुकी थी, वो क्या कर दे, उसको पुनः जागृत कर दिया जाए। तो ऐसा वातावरण जब तैयार कर दिया जाता है, और क्या होता है इससे, जब ये हो जाता है तैयार, तो इससे बालक अधिगम की दिशा में आगे बढ़ जाता है। अधिगम मतलब सीखने की दिशा में, अधिगम की दिशा में आगे बढ़ जाता है। जब वातावरण जो हमने शुरू कर दिया, आंतरिक शक्ति उसको जागृत कर दी, तो क्या हुआ, वह बच्चा सीखने की ओर जो है पुनः अग्रसित हो गया। और शिक्षण का जो प्रक्रिया जो स्लो हो गई थी, शिक्षण की क्रिया जो स्लो हो गई थी, वो क्या हो गई, फास्ट हो गई। अब वो अच्छे से तेज़ी से इसको सीखने लगा। अगर ये ना होता तो शिक्षण की प्रक्रिया तो चल रही थी, लेकिन कैसे चल रही थी, स्लो चल रही थी। लेकिन जब हमने क्या किया, उसको मोटिवेट कर दिया छात्र को, तो क्या हुआ, वो जो है फास्ट चलने लगी। तो ये क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया को एक बूस्ट देने का कार्य करता है, बूस्ट देता है। तो इसके लिए ये क्या है, अनिवार्य ना होकर क्या है, आवश्यक तत्व है। भाई आपने नोट किया था अभी, ये क्या आवश्यक है, ये क्या आवश्यक तत्व है। अगला आप देखेंगे चौथा, अंतिम जो है आपका तत्व कौन सा है, वो है पुनर्बलन का। कौन सा है, पुनर्बलन और अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो है लगभग एक जैसे ही हैं। रीइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है, जो भी कार्य जो अभी स्लो से फास्ट हुआ था, उसको और क्या होता है, वेरी फास्ट कर दिया जाता है, कि बहुत तेज़ी से वो बच्चा जो है चीज़ों को सीखने लगे। तो इसमें पुनर्बलन में क्या होता है, वह तत्व, इसमें लिख लेंगे, वह तत्व ये ऐसा तत्व है जिसके उपस्थित होने से या तो वह तत्व, जो ये ऐसा तत्व है जिसके या तो ये उपस्थित हो जाए, या इसमें कुछ ऐसे तत्व आते हैं होने से या अनुपस्थित होने से। अनुपस्थित अभी हम देखेंगे कौन से तत्व उपस्थित हों और कौन से अनुपस्थित हों। अनुपस्थित होने से अधिगम की गति तेज हो जाती है, अधिगम की गति तेज हो जाती है। पुनर्बलन में ऐसे तत्व आते हैं जिनके उपस्थित होने से या फिर उनके अनुपस्थित होने से अधिगम की गति तेज हो जाती है, यानी कि सीखने की जो गति है वो तेज हो जाती है। तो वो क्या होते हैं, पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे ये कौन कौन से हैं। ये आपने नोट कर लिया ऊपर वाला, ये मैं बता देता हूँ। चलिए, पुनर्बलन जो है वो दो प्रकार का होता है।
नोट कर लीजिएगा आप एक बार। पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन जो है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। इसको आप नोट कर लीजिए। 2 प्रकार का कौन कौन सा है? एक है सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, और दूसरा होता है इसमें नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। तो जो आपने अभी देखा कि उपस्थित होने से, तो कौन से उपस्थित होने से? सकारात्मक पुनर्बलन के उपस्थित होने से। अगर सकारात्मक पुनर्बलन जो है वो अगर उपस्थित है तो क्या होगा? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। और अनुपस्थिति किसकी हो जाए? नकारात्मक पुनर्बलन की। जो नकारात्मकता पैदा करते हैं हमारे शिक्षण अधिगम में, उन चीज़ों की अगर अनुपस्थिति हो जाए तो क्या होगा? शिक्षण प्रक्रिया तेजी से चलने लगेगी। तो हम देख लेंगे कि सकारात्मक पुनर्बलन में कौन से तत्व हैं और नकारात्मक में कौन से हैं एक बार। तो देखिए सकारात्मक पुनर्बलन में यहाँ नोट कर लीजिए, सकारात्मक पुनर्बलन में क्या कहता है। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ देख लेंगे सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन में कौन कौन से तत्व आते हैं जिनसे उपस्थित होने से उनके अधिगम की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो उसमें पहला है पुरस्कार देना। जैसे अगर आप कोई कंपटीशन रख दें और उसमें आप कोई पुरस्कार दे दें कि धनराशि रख दें या कोई भी पुरस्कार रख दें, तो क्या होगा? बच्चा जो है उस पर बहुत ज़्यादा अधिक मेहनत करता है। तो ये करता है, ये क्या है? पुनर्बलन के अंतर्गत आएगा। दूसरा, तो शिक्षण प्रक्रिया उसकी तेज हो जाएगी, मेहनत करेगा। तो दूसरा क्या होगा? प्रशंसा करके। अगर कोई छात्र सीख रहा है अच्छे से, आपके जो क्लास में रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर आप उसकी कुछ प्रशंसा भी कर देते हैं तो वो और भी अच्छे से सीखने का प्रयास करता है। और वो क्या करता है? फिर जो है शिक्षण अधिगम में आगे और फास्ट तरीके से सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो प्रशंसा करके। दूसरा, तीसरा है इसमें प्रशस्ति पत्र देकर। प्रशस्ति पत्र जो आपका होता है सर्टिफिकेट, उसको वो देकर, या पद प्रदान करके। जैसे कोई भी छात्र बहुत अच्छा पढ़ने में है, अगर आप उसको जैसे क्लास में कोई मॉनिटर बना दें आप उसको, या फिर कोई अन्य पद उसको दे दें, तो वो क्या करेगा? और भी अच्छे से सीखने का प्रयास करता है, और उसको देखकर अन्य छात्र भी बहुत ही अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा? जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो और तेज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा सकारात्मक पुनर्बलन में ये चीज़ें आती हैं। नकारात्मक में क्या चीज़ आता है? मतलब इनका क्या होना है? ये उपस्थित होने चाहिए, ये तत्व जो हैं। अभी आपने देखा उपस्थित होने से या अनुपस्थित होने, तो ये क्या हो? उपस्थित हो। और नकारात्मक में कौन कौन से आते हैं? जैसे डांट लगाना। कभी कभी डांट लगाने से बच्चा अच्छे से पढ़ना शुरू करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बच्चे की बहुत ज़्यादा डांट लगा दें तो वो क्या होगा? सीखना बंद कर देगा। और वो क्या करेगा कि डेली तो डांट लगती है, क्या करेंगे? वो सीख के आएगा क्लास में और डांट खाएगा और फिर बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो डांट लगाना नकारात्मक पुनर्बलन है, इसलिए बच्चे की डांट अधिक नहीं लगानी चाहिए। और चेतावनी देना अन्य भी इसमें है, तो आप इसमें 2 नोट कर लेंगे। एक डांट लगाना और चेतावनी देना क्या आता है? नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। तो इनका अनुपस्थित, अगर ये 2 चीज़ें ना हों, ये अनुपस्थित हों, नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक क्या उपस्थित हों, तो इसके अनुपस्थित होने से और इसके उपस्थित होने से क्या होता है? शिक्षण की प्रक्रिया जो है पुनः अच्छे तरीके से संचालित होती है। तो इसे हम बोलते हैं पुनर्बलन, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, तो आपने शिक्षण अधिगम के तत्वों के बारे में देखा, 4 चीज़ों को आपने समझा। उद्दीपन, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन को आपने अच्छे से समझ लिया। ये आपके पेपर में बहुत अच्छे से आते हैं और कई तरीके से इसका जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नोट करके देख लेंगे इसको। जैसे दंड है, दंड,
तो कुछ विद्वान मानते हैं कि दंड क्या है, एक नकारात्मक पुनर्बलन है। कोई भी छात्र है उसको अगर दंड दिया जाता है तो कुछ विद्वानों का मानना ऐसा है कि दंड जो है नकारात्मक पुनर्बलन है। लेकिन यूजीसी ने एक बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये कि दंड क्या है, कैसा पुनर्बलन है, सकारात्मक पुनर्बलन है या नकारात्मक पुनर्बलन है। तो इसमें यूजीसी ने जो आंसर माना है वो क्या था इसका, दंड जो है ना तो सकारात्मक और नोट कर लेंगे इसको, ना ही नकारात्मक पुनर्बलन है। तो दंड कोई पुनर्बलन नहीं है, ना तो सकारात्मक पुनर्बलन है और ना ही नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, तो दंड क्या है कि पुनर्बलन नहीं है ये, तो ये क्या है, तो दंड क्या है, एक अभिप्रेरक है, अभिप्रेरक है। तो दो बार घुमा के ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये पहले पूछ लेगा ये किस प्रकार का पुनर्बलन है, सकारात्मक है या नकारात्मक है या दोनों में से कोई नहीं है, तो ये दोनों में से कोई नहीं है। और दूसरा ये इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि दंड क्या है, एक अभिप्रेरक है या नहीं है। तो कथन के तौर पे ये पूछ लेगा कि ये है या नहीं है और ये अभिप्रेरक है या नहीं है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आप दोनों इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा आप इसमें एक नोट और कर लेंगे कि सतत पुनर्बलन कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट जो है सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम का तत्व है। सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम का तत्व है, शिक्षण अधिगम का तत्व है। अगर ये पूछ लिया था कि शिक्षण अधिगम का सबसे अच्छा जो तत्व है वो कौन सा है, तो आप इसमें देखेंगे कि जो पुनर्बलन है उसमें कौन सा पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन, यानी कि जो कंटिन्यूस हो। ऐसा ना हो कि आज आपने पुरस्कार देने की बात कही और सालों बाद तक आप भूल गए कि कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। क्या हो, ये जो है मंथली बेसिस पे हो या फिर ईयरली हाफ ईयरली बेसिस पे जो हो वो हो, तो क्या होगा, ये सतत पुनर्बलन हो जाएगा। और सतत पुनर्बलन क्या होता है, एक अच्छा शिक्षण अधिगम का तत्व होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप नोट कर लेंगे, दंड का और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने देखा शिक्षण अधिगम के तत्व और उनके बारे में अच्छे से जाना। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारी क्लास को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपको, और अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो शिक्षण की प्रकृति को आपको शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।